हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है ब्रिलियंट स्टडी जोन में। जैसे मैंने 12th क्लास का जो सेकंड चैप्टर है उसको मैंने बहुत कुछ पढ़ा दिया था, लेकिन उसके जो चैप्टर होता है तो चैप्टर के बीच में कुछ क्वेश्चन दिया रहता है। जैसे कि आप क्वेश्चन समझ गए होंगे यहाँ पे थंबनेल में देख के, तो क्वेश्चन कुछ दिया रहता है, उस क्वेश्चन को खुद से उसको हल सॉल्व करना रहता है। बहुत स्टूडेंट नहीं कर पाते हैं, तो आई होप कि मैंने यहाँ पे सोचा कि इसको मैंने सॉल्व करके आप सबको अपडेट कर दे कि कैसे ये सब चीज़ को बताया गया है। हो सकता है बहुत सारे ट्यूशन में शॉर्टकट में पढ़ा दिया जाता है, जिसके चलते कुछ भी क्वेश्चन दिया जाए उस क्वेश्चन को अच्छे से नहीं डिराइव कर पाते, उसको सॉल्व कर पाते हैं। इसीलिए बीच में अगर अच्छे से पढ़े रहता है कोई भी, तो अगर बीच में कोई क्वेश्चन दिया हुआ है तो उसको आसानी से बना लेता है। तो स्वयं हल करना है, पीछे जो भी पढ़ाई दिया गया है उसे पढ़कर स्वयं हल कर दिया गया है। इसके पहले जो भी पढ़ाए हैं वो सब कुछ यहाँ पे हमारा जितना पढ़ाए हैं सब हमारे नोट्स में मिल जाएगा, या फिर जो पढ़ाए हैं उसमें मिल जाएगा जो भी पढ़ाया गया है। जैसे यहाँ पे पार्थोनियम पादप से विकसित कौन सी रचना मानव में एलर्जी रोग उत्पन्न करती है। पहला क्वेश्चन है, पार्थोनियम पादप से विकसित कौन सी रचना मानव में एलर्जी रोग उत्पन्न करती है। जैसे हम बताए थे परागकण की क्रिया कैसे होती है, तो स्त्री केसर और पुंग केसर से दोनों एक दूसरे से मैच करते हैं तब परागकण की क्रिया होती है। तो उससे जो उत्पन्न होता है, जो सुगंध उत्पन्न होता है, उसी से एलर्जी रोग उत्पन्न हो जाता है। जैसे पार्थोनियम पादप से जो विकसित परागकण मानव में एलर्जी रोग उत्पन्न करता है, परागकण की क्रिया करता है, उससे जो स्मेल निकलती है वो कि एलर्जी के रूप में उत्पन्न होता है। ये हम पहले ही बता दिए थे, यहाँ पे हम लोग इसको देख ले। सेकेंड क्वेश्चन को देखते हैं, परागकण का सबसे बाहरी आवरण किसका बना होता है। तो परागकण होता है जो कि कोश के अंदर जो परागकण होता है उसका सबसे बाहरी आवरण किसका बना हुआ रहता है। परागकण का सबसे बाहरी आवरण एस्प्रोपोलेनिस का बना होता है। परागकण का सबसे बाहरी आवरण एस्प्रोपोलेनिस का बना होता है। ये भी हम पढ़ा दिए हैं अच्छे से सब चीज़ को, परागकण को जब मैंने पढ़ाया था तब। अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन, पराग बैंक में परागकोश को कई वर्ष तक किसने सुरक्षित रखा जा सकता है। इसका जीवन काल के बारे में मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाया था, परागकण का जीवन काल कितने दिन का होता है, तो उसी से ये क्वेश्चन है। मतलब इसका जो बैंक होता है रखने का, वहाँ पे कितने वर्ष तक इसे रखा जा सकता है। तो इसे द्रव में जो नाइट्रोजन में -196 डिग्री सेल्सियस में रखा जाता है, तो ये सुरक्षित रह जाता है, आसानी से बहुत वर्षों तक सुरक्षित रह जाता है। किस में रखने पे? नाइट्रोजन में -196 डिग्री सेल्सियस पे रखते हैं तो जो परागकण होता है सुरक्षित रह जाता है। ठीक है, तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, फोर्थ क्वेश्चन। कुछ अनाजों जैसे धान व गेहूं में परागकणों की जीवन क्षमता कितने समय तक बनी रह सकती है। इसको भी मैंने पढ़ा दिया था जीवन काल वाला चैप्टर में। जैसे कि यहाँ पे कब पूछ रहा है, धान और गेहूं का परागकण जो होता है वो कितने समय तक बनी रह सकती है, मतलब परागकण की क्रिया करने में बनी रह सकती है। तो ये 30 मिनट तक ही इसको परागकण जो होता है ये जीवित रहता है, उतना देर तक अपना कार्य कर सकता है, उसके बाद नहीं कर सकता। तो इसका जीवन काल कितना देर का हुआ? 30 मिनट का हुआ। गेहूँ, धान, इस टाइप का जो है अनाज होता है उसका परागकण का जीवन काल 30 मिनट का ही होता है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, खिलाड़ियों, धावक, अश्वों को कार्य क्षमता बढ़ाने के लिए पुष्प में बनने वाला कौन सी रचना उपयोगी होता है। तो यहाँ पर धावक के खिलाड़ी जो होते हैं उसको कार्य क्षमता बढ़ाने के लिए, मतलब उनकी कार्य करने की क्षमता, खेल कूद करने की क्षमता को बढ़ाने के लिए कौन सा रचना उपयोगी होता है। तो खिलाड़ी या धाव कोई भी होते हैं तो उनमें ये कौन सी रचना उपयोगी होता है, तो ये भी परागकण होता है। जैसे कि मैंने बता देता, खिलाड़ी और कार्य क्षमता का धावक की कार्य क्षमता बढ़ाने के लिए पुष्प में परागकण बनने वाली रचना उपयोगी होती है। जो ये परागकण होता है इससे बनाया जाता है, जिसके चलते ये खिलाड़ी और धावक होते हैं उनको एलर्जी मिल सके, वहाँ से अच्छे से अपना खेल को खेल सके, इस तरीक़ा से रचना बनाया जाता है, जिस रचना का नाम है परागकण। तो आई होप कि आपको ये पांचों क्वेश्चन समझ गए में आया होगा। अब छठा क्वेश्चन को देखते हैं, छठा क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। अब देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। तो कह रहा है, जब एक परागकण
जब एक परागकण 3 कोशिकाएं अवस्था में परागकोश में मुक्त होता है तो उस परागकण में कौन सा 3 कोशिका पाई जाती है। कह रहा है जब एक परागकण के 3 कोशिका होती है, एक परागकण में कितना होता है, 3 कोशिका होती है, और उसमें परागकण में मुक्त होती है तो उस परागकण में कौन सा 3 कोशिका पाई जाती है। एक मुक्त हो जाती है और कौन सी 3 कोशिका इसमें पाई जाती है उसके बारे में देखते हैं। देखो तो 3 कोशिकाएं पाई जाती है, एक कायी कोशिका एवं 2 नर युग्मक कोशिका पाई जाती है। 3 कोशिका के पूछ रहा है तो एक कायिक कोशिका हो जाएगा और 2 नर युग्मक कोशिका पाया जाता है। अब लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, मतलब स्वयं को सॉल्व करें। इसमें लास्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है 7 नंबर का, लघु बीजाणु जनन किसे कहते हैं। लघु बीजाणु जनन किसे कहते हैं देखते हैं। लघु बीजाणु मृत कोशिका को अर्धसूत्री विभाजन के होने के फलस्वरूप तो लघु बीजाणु या परागकण बनते हैं। कह रहा है लघु बीजाणु जो मृत कोशिका होती है अर्धसूत्री विभाजन करने के बाद उसे चेंज कर देती है और वही परागकण बनते हैं। इस प्रक्रिया को लघु बीजाणु कहते हैं। मृत कोशिकाओं को जिंदा करके उसको चेंज कर देता है और वो जो बनता है, बनने के बाद परागकण बन जाता है, मतलब एंड बन जाता है। इसी एंड को हम कहते हैं लघु बीजाणुधारी। इस तरीक़ा से क्रिया को हम कहते हैं लघु बीजाणुधारणी। तो ये हमारे 7 क्वेश्चन समाप्त हुए। ऐसे ही अब नेक्स्ट वीडियो आएगा कल, मतलब कल इसके टॉपिक के बारे में पढ़ाना है। उसके बाद और भी स्वयं हल करे क्वेश्चन दिया हुआ है, उसको भी सॉल्व करके आप सबके सामने प्रेजेंट करेंगे। आई होप कि आप सबको ये समझ में आया होगा और ये नोट से समझ में आया होगा। इसको लिखिए और समझिए, याद करिए। उसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी चैनल पे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।